हेलो माय डियर स्टूडेंट, साइंस स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी पैटर्न में मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसकी पहली प्रश्नावली पढ़ाने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीजें बताना चाहते हैं। जैसे मैंने मान लिया दो संख्याएं 3 और 17। अब इसमें हम 17 को 3 से भाग करेंगे। ये हमारी 17 हो गई, इसको हम 3 से भाग देते हैं तो 3 × 5 = 15। 17 को से 15 घटाएंगे, बचा 2। अब यहाँ पे जो 17 है वो भाज्य है। क्या बोलते हैं? भाज्य, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जिससे भाग देते हैं वो भाजक हो गया। जो नीचे शेष बचा ये शेषफल कहलाता है। और ये भागफल हो गया। अब इसमें भाज्य को हम a मान लेते हैं, भागफल को हम b मान लेते हैं, भागफल को हम q मान लेते हैं और शेषफल को r मान लेते हैं। जैसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a = BQ + R। अब इसमें एक आवश्यक बात है कि R जो वैल्यू होती है ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर होता है। R की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होता है और हमेशा B से छोटा होता है R, अर्थात B > R। अब यहाँ पर कुछ और आवश्यक बातें हैं जो नोट करने बात है, हमेशा स्मरण रहनी चाहिए। जैसे दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक ही होता है। दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक होता है। सेकेंड, दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। अगर हम इतनी चीजें स्मरण कर लेते हैं तो हमारी पहली प्रश्नावली बहुत आसान हो जाती है। जैसे दो पूर्णांकों के योगफल पूर्णांक होता है और दो पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। इसके अलावा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें जो शेषफल r होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है सदैव, और b की वैल्यू r से सदैव बड़ी होती है, अर्थात r का मान जो होता है b के मान से छोटा होता है। अर्थात जो हमारा भाजक होता है वो सदैव शेषफल से बड़ा होता है। ये भाग की क्रिया तब तक की जाती है जब तक कि
शेषफल हमारा भाजक से छोटा ना हो जाए। यदि हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा जो भाजक वाली संख्या होती है वो भाज्य और भाजक का मासा कहलाती है। मासा मतलब मात्रा समापवर्तक। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 पार्ट है। पहला है 135 और 225, दूसरा है 196 और 38,220 और तीसरा पार्ट हमारा 867 और 255 है। अब यहाँ हम पहला पार्ट लेते हैं। क्या है? यहाँ पे छोटी संख्या हमारी 135 है और बड़ी संख्या हमारी 225 है। हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे। ये हो जाएगा 225 भाग करेंगे यहाँ पर 135 से। अब यहाँ पर ये जाएगा एक बार। अब एक का गुणा करेंगे 135 में आ जाएगा 135। यहाँ पे घटाएंगे तो 0, यहाँ पे यहाँ से लेंगे 12, 12 से 3 गया 9, यहाँ बचा 9, टोटल हो गया 90। शेषफल 90 बच रहा है। अब यहाँ पे शेषफल अभी 0 नहीं आया है। जब तक 0 नहीं आता हम ये क्रिया आगे प्रारंभ करते रहते हैं। अब जो शेष बचता है इसको हम मान लेते हैं भाजक, और जो पिछले स्टेप में जो हमारा भाजक था उसको मान लेते हैं भाज, और ये क्रिया दोबारा भाग की क्रिया करते हैं। यानी यहाँ पर हो गया 90, ये हमारा बन गया भाजक, और जो पिछले स्टेप में हमारा 135 जो था भाजक, अब यहाँ पर ये बन जाएगा भाज्य। यानी हम 135 को 90 से भाग करेंगे। यहाँ पर किया जाएगा 9 यानी एक बार जाएगा। ये आ गया, यहाँ पर एक बार जाएगा 90 हो गया। यहाँ पर हम घटाएंगे 135 से 90 तो बचेगा 45। अब 45 है, ये शेष पर 0 नहीं आ रहा, 45 आ रहा, तो हम ये क्रिया एक बार पुनः दोहराएंगे। तो यहाँ पर जो शेष बचा है इसको हम मान लेंगे भाजक, और जो पिछले स्टेप में जो भाजक था उसको हम मान लेंगे भाज्य, और क्रिया हम पुनः दोहराएंगे। ये हो जाएगा 45 हमारा बन गया भाजक, और जो पिछले स्टेप में 90 था भाजक, अब यहाँ ये हो जाएगा भाज्य। अब पुनः इसको भाग करेंगे तो 45 का दूना हो जाएगा 90, यानी 2 बार जाएगा, और ये आ गया यहाँ पर 45 दूना 90। अब यहाँ शेष पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर हमारी प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब यहाँ हमारा पहला स्टेप में जो था 135 और 225, 135 हमारा भाज्य हो गया, भाजक हो गया, 225 भाज्य हो गया, एक हमारा यहाँ भागफल आया और शेषफल आया 90। यानी तो ये प्रक्रिया जब हम करेंगे, हमने पिछले बेसिक में बताया था कि A = होता है BQ और प्लस R। अब पहले स्टेप के अनुसार हमारा क्या हुआ था, A की वैल्यू हमारी 225 है, B की वैल्यू यहाँ पे 135 है, Q की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 90। जब इस फार्मूले में रखते हैं तो ये हो जाता है 225 बराबर 135 गुणे 1 और प्लस R की वैल्यू हो गई 90। R यहाँ पर आया है 90 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो R की वैल्यू हमारी 0 नहीं है। हम अब दूसरे स्टेप पहुंच जाएंगे। दूसरे स्टेप में हमारा A की वैल्यू 135 है, B की वैल्यू हमारी 90 है, Q की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 45 है। अब यहाँ सेकेंड स्टेप में आएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा A की वैल्यू 135 बराबर B की वैल्यू 90 गुणे Q की वैल्यू 1 प्लस R की वैल्यू 45। अब यहाँ R की जो वैल्यू है 45 है, जो 0 के बराबर नहीं है। अब थर्ड स्टेप में आ जाएगा हमारा। अब इसमें देखिए A की वैल्यू 90, B की वैल्यू 45, Q की वैल्यू 2 और R की वैल्यू कुछ नहीं बच रही, इसका मतलब 0 हो गया। तीसरे स्टेप में हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2
प्लस 0। अब यहाँ पर r बराबर 0 आ गया। जिस स्थिति में r की वैल्यू 0 हो जाएगी उस स्थिति में जो b की वैल्यू होगी वो मासा अर्थात HCF कहलाएगी। अर्थात यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेज में हमारा b की वैल्यू 45 आ रही है और r की वैल्यू 0 आ रही है। इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45 अर्थात 45। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इसे पहले नोट कर लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन पुनः बताएं। बच्चों दूसरा हमारा पाठ है 196 और 38,220। हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग करेंगे तो 196 यह इधर हो जाएगा 38,220। अब यहाँ पर जाएगा 19 करना 19 38 बड़ी संख्या हो जाएगी तो हम एक बार ले जाएंगे। अब हो जाएगा एक बार ले जाएंगे तो 196 हो जाएगा। अब हटाएंगे 2 से 6 घटेगा नहीं, हासिल ले लेंगे 12 हो जाएगा। 12 से 6 घटाएंगे हमारा 6 बचा। यहाँ बचा था हमारा 7, हासिल ले जाएंगे हो जाएगा 17। 17 से 9 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब इधर एक हासिल चला गया बता 2, 2 से 1 घटाएंगे बचेगा 1। अगली संख्या हमारी 2 उधर आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये 9 बार ले जाएंगे। 9 छक 54 और 9 9 81 81 5 86 और 9 करना 9 9 8 17। ये घटाएंगे 12 12 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 5 हासिल ले जाएंगे 15 15 6 जाएगा 9। अब अगली संख्या में उतार लेंगे यहाँ पर 0। अब आ जाएगा 5 बार 5 छक्का 30 5 9 45 45 3 48 और 5 करना 5 5 4 9। यहाँ पर आ गया शेष पर 0। अब हमारी प्रक्रिया जो हो रही है एक यूक्लिड विभाजन एक लोगरिथम से ये हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर 38,220 है बराबर b की वैल्यू 196 गुणे q की वैल्यू 195 और शेष पर हमारा बचा 0। यहाँ पर हमारा पहले स्टेप में शेष पर 0 आ गया तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी थी 196। इसलिए 196 और 38,220 का HCF हमारा हो जाएगा 196। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों। पहले प्रश्न का थर्ड पार्ट आप दूसरे और पहले की भांति करेंगे घर पर होमवर्क में। और दूसरा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। पहला 6q+1 का या 6q+3 का या 6q+5 के रूप का होता है जहां पे q कोई एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हाँ माना A तथा B = 6 कोई दो पूर्णांक हैं। कोई दो पूर्णांक हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A = BQ + R। यहाँ पर B = 6 रखने पर
रखने पर यहाँ पर a इक्वल टू 6q प्लस r। अब इस इक्वेशन से, इस समीकरण से r के कुल संभावित मान हो जाएंगे, r की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी और 6 से छोटी होगी, अर्थात कुल r के कुल संभावित मान, कुल संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 6 से छोटे और 0 या 0 से बड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में यदि r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 6q प्लस 0 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। अब यहाँ पर 3q या सम हो या विषम हो, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो एक सम संख्या बन जाती है, अर्थात आपका इस रूप का नहीं हो सकता है विषम पूर्णांक। अब सेकेंड स्टेप में r इक्वल टू 1 रखने पर r का मान 1 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। यदि हम 3q को एक पूर्णांक है, q पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, मैंने पहले शुरुआत में बताया कि अगर पूर्णांक का पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्णांक ही होता है, अर्थात q कोई एक पूर्णांक है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सम संख्या, उसमें जब हम 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या हो जाती है, अर्थात हम अगर q इक्वल टू m रख दें तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1। अब यहाँ पर m कोई एक पूर्णांक बन गया। अब पूर्णांक को हम 2 से जब हम गुणा करेंगे तो वो सम पूर्णांक हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो विषम हो जाएगी, अर्थात 6q प्लस 1 एक विषम संख्या हुई। क्या हुई बच्चों? विषम पूर्णांक। अब यहां पर देखिए थर्ड स्टेप में r इक्वल टू 2 रखने पर अब ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 2। अब इसमें हम 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3q प्लस 1। अब यहाँ पे 3 पूर्णांक, q पूर्णांक, 1 पूर्णांक, पूर्णांक का पूर्णांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्णांक हो जाता है और उसमें पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा, अर्थात हम इसके स्थान पर कोई एक पूर्णांक ही होगा तो रख देंगे। अगर हम 2 इसकी वैल्यू रख दिया m, अब 2m हमारा सम पूर्णांक बन रहा है। ये कैसा है? सम पूर्णांक। अब यहां पर फोर्थ स्टेप करेंगे, r इक्वल टू यहां पर 3 रखने पर, 3 रखने पर तो a इक्वल टू 6q प्लस 3 बन जाएगा। अब यहां पर हम इसको ऐसे ले लेंगे 6q प्लस 2 प्लस 1, यानी 3 को हम 2 भागों में विभक्त कर लेंगे, एक भाग हो जाएगा 2, एक भाग हो जाएगा 1। अगर इस दोनों से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3q प्लस 1 एक कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम पूर्णांक बन जाएगा। अब सम पूर्णांक में जब 1 जोड़ेंगे तो विषम पूर्णांक बन जाएगा। ये इस रूप में जोड़ सकते हैं 2m प्लस 1। अगर ये पूर्णांक है तो m भी पूर्णांक हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। अब 5वें स्टेप में
r इक्वल टू 4 रखने पर a इक्वल टू 6q प्लस 4 बन जाएगा। यहाँ पर इससे हम 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 3q प्लस 2। अब 3 भी हमारा पूर्णांक, q पूर्णांक, 2 पूर्णांक, ये हो जाएगा पूर्णांक। अगर इसका पूर्णांक की वैल्यू m रख देंगे तो 2m। अब यहाँ पर 2m क्या बन रही है? सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। अब छठे स्टेप में r इक्वल टू 5 रखने पर ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। इसे हम कर सकते हैं 6q, 5 को 2 भागों में 4 प्लस 1 में तोड़ देंगे। अब इससे हम 2 कॉमन करेंगे, बचेगा 3q प्लस 2 प्लस 1। ये हमारा कोई पूर्णांक हुआ। पूर्णांक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम पूर्णांक बन जाएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो फिर से पुनः विषम बन जाएगा। इससे हम इसमें मिल सकते हैं 2m प्लस 1। ठीक है, अर्थात हमारा जो 6q प्लस 5 है ये भी एक विषम पूर्णांक बन गया, विषम पूर्णांक। अर्थात हम सभी स्टेप में देखते हैं। पहला हमारा क्या था? सम पूर्णांक बन गया था, सम पूर्णांक, तो हमारा विषम पूर्णांक नहीं हुआ। यहाँ पे देखते हैं हमारा दूसरा स्टेप विषम, कौन सा? 6q प्लस 1, ये विषम पूर्णांक के रूप में बन रहा है, अर्थात 6q प्लस 1। उसके बाद तीसरा हमारा सम बन गया। चौथे स्टेप में जो हमारा 6q प्लस 3 था वो भी विषम पूर्णांक बन रहा है, अर्थात 6q प्लस 3 विषम बन गया। और पांचवें स्टेप में सम पूर्णांक बन गया। छठे स्टेप में जो हमारा 6q प्लस 5 था वो भी विषम पूर्णांक बना, अर्थात 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। इति सिद्धम, यही हमें प्रदर्शित करना था, यही हमें सिद्ध करना था। सभी लोग नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल हमारा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? इस क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। समझने योग्य बात इसमें क्या है, दिया गया है 16 सदस्यों वाली एक सेना है। सेना में कुल कितने सदस्य हैं? 616। एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि 32 टुकड़ियों में बांटना है इसको। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? क्या है? अधिकतम की बात कर रहे हैं। जब अधिकतम की बात करते हैं तो वहां पे HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ स्तंभों संख्या के लिए, अधिकतम स्तंभों संख्या के लिए 32 और 616 का HCF ज्ञात करेंगे। ये हल हो जाएगा यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF 616 32 होगी। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
यहाँ पे क्या करेंगे, 616 को 32 से हम भाग करेंगे, ये हो जाएगा 32, ये हो गया 616, ये जाएगा हमारा 1 टाइम्स, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 32, यहाँ से 11 से 2 हटा देंगे, 9 बचा, यहाँ 5 से 3 गया, 2 बचा, ये हो गया 6। अब 9 टाइम्स जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 1 28, घटाएंगे यहाँ पर 16 से 8 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर शेष पर हमारा 8 बचा जो कि शून्य नहीं है। अब इसको मान लेंगे भाजक, और जिससे हमने पहले भाग किया था उसको भाजक को मान लेंगे भाज्य। ये जब क्रिया करेंगे तो हो जाएगा 32, 8 चौक 32। अब यहाँ पर शेष पर क्या बचा, 0। तो पहले इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 616 बराबर 32 गुणे 19 और प्लस 8। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है 8 है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो अभी हमारी प्रक्रिया अपूर्ण है। अब दूसरे स्टेप में ये हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। यहाँ पर r की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई। जिस स्थिति में r की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस स्थिति में जो b की वैल्यू होती है वो हमारा HCF हो जाता है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 616 और 32 का HCF बराबर 8, अर्थात स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। यही उत्तर होगा आपका, नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन चौथा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी भी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना दो पूर्णांक, माना दो पूर्णांक a तथा b, जहां b बराबर 3 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = bq प्लस r, b = 3 रखने पर, यानी b की वैल्यू हम 3 यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाता है a = 3q + 1। अब इस समीकरण में r के कुल संभावित मान, r के कुल संभावित मान 0 से बड़ा और 3 से छोटे होंगे, अर्थात r = 0, 1 और 2। अब यहाँ पर मान रखने पर तो a हो जाएगा 3q या 3q
प्लस 1 या 3q प्लस 2। अब अगर हम वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर या 3q प्लस 1 का स्क्वायर या 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, या इसका वर्ग करेंगे तो 3q स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 9q स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6q प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, या ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस 4। अब इसको मैं लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, या इन दोनों से हम 3 कॉमन कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 जब कॉमन करेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्राप्त हो जाएगा और प्लस 1, या इसमें देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, अर्थात ये 4 है, इसके हम 2 भाग कर देंगे 3 प्लस 1 में। इन तीनों भाग से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, या इससे जब हम तीनों से हम 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉमन करने पर 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया प्लस 1, या अब इसमें इस तीनों स्टेप में हम क्या करें, तीनों भागों से कॉमन कर लेंगे 3 तो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं q एक पूर्णांक था, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक हो जाएगा, उसमें पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक, अर्थात 3q स्क्वायर हमारा एक पूर्णांक बना। इसी प्रकार 3 स्क्वायर प्लस 2q भी हमारा एक पूर्णांक हुआ। इसी प्रकार 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 भी एक पूर्णांक हुआ। अर्थात जब एक पूर्णांक है, इस पूर्णांक के स्थान पर हम एक m मान लेते हैं, कोई एक अन्य राशि m रख देते हैं। जब हम m रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3m, या यहाँ पर भी हो जाएगा 3m प्लस 1, या यहाँ पर इसका वैल्यू एक पूर्णांक है तो यहाँ पर इसका मतलब m रखेंगे तो 3m प्लस 1 हो गया। अर्थात हमें प्राप्त हुआ तो किसी पूछा गया था हमारा विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए। कोई पूर्णांक था हमारा धनात्मक पूर्णांक, कौन प्राप्त हुए थे 3q प्लस 1 3q प्लस 2 का वर्ग, जब हम वर्ग किए तो किसी पूर्णांक m के लिए 2m या 3m प्लस 1 का रूप का होगा। तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो रहा है 3m प्लस 1, और ये तीसरा स्टेप भी हमारा 3m प्लस 1 के रूप का ही हुआ। अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m